देखिए अभी मैं आपको क्लास 10 के बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर बायोलॉजी का वह कौन सा प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान शब्दों में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का खंडित करके अर्थात विस्तार समझा करके आपको जल्दी से सिखा सके। तो आप ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने। यदि आपसे पूछे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, कहिएगा डार्विन या चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आगे है प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। देखिए गुणसूत्र ही यह तय करता है कि होने वाला संतान लड़का है या लड़की है, अर्थात लिंग का निर्धारण गुणसूत्र ही करता है। और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। इसी को जोड़ों में कन्वर्ट कीजिएगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। हाँ, यह वीडियो आपको पसंद आएगा या आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। फिर आगे है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। कीट के पंख जो होते हैं, अर्थात बहुत सारा जो उड़ने वाला, जैसे आप तितली सब देखे होंगे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समान रूप में होते हैं, इसलिए समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात। यदि आपसे पूछें कीटों के पंख चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, कहेगा समजात। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं। गांव घर में जो साधारण मच्छर उत्पन्न होता है वह गंदे जलों में, लेकिन डेंगू मच्छर की गजब का घटना चक्र है कि यह साफ पानी में उत्पन्न होता है। किस पानी में? साफ पानी में। और यह दिन रात कभी भी काट सकता है, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव या एक्टिव रहता है शाम के वक्त में। तो डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के पानी या जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में। फिर आगे है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मटर पौधे को चुना। एक बार मेंडल को लगा कि क्यों ना पौधे के कुछ गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, तो ये अपने बगीचा गए और बगीचा में मटर के पौधा पर रिएक्शन किए, तो इन्होंने यह पाया कि रिएक्शन करने पर वहां पर कुछ बड़ा सा फल या बीज प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि अभी हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं प्रयास रहता है कि वह हाइब्रिड या कलम वाला बीज हो। फिर आगे है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में एक्स होते हैं जबकि पुरुष में XY होते हैं, और इस कारण से पुरुष के गुणसूत्र को कहते हैं एक तरह से लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र। कहिएगा ये कैसे? देखिए स्त्री में XX ही है और रूल है कि यदि X का मिलन होगा, XX का मिलन होगा तो स्त्री का यानी कि बच्ची पैदा होगी, और X का मिलन यदि Y के साथ हो गया तो लड़का पैदा होगा। तो यह तय कौन करता है? पुरुष करता है। लिंग क्रोमोसोम किसके पास होते हैं? कहेगा पुरुष के पास। लेकिन स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होते हैं? तो XX होते हैं। फिर आगे है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में होते हैं XY। पुरुष में क्या होते हैं? XY। फिर आगे है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। जैसे मेढक के वैज्ञानिक नाम सुनेंगे राना टिग्राना, फिर मोर के वैज्ञानिक नाम पावोक्रिटिटस। तो उसी तरह से मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। फिर आगे प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। दोनों के जो पंख है वह समरूप का उदाहरण होता है। क्या होता है? समरूप का उदाहरण। यदि आपसे पूछे चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस अंग का उदाहरण है, तो कहेगा समरूप। फिर आगे है, कहेगा इस सर कैसे हुआ समरूप। तो सुनिए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, चमगादड़
जो पंख का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए? उड़ने के लिए। और पक्षी का जो पंख होता है वो भी किस लिए? उड़ने के लिए। पता है, जब अंगों की संरचना अलग अलग हो लेकिन कार्य एक जैसा हो तो उसे कहते हैं समरूप। और जब संरचना अलग अलग ही एक जैसा रहेगा लेकिन कार्य अलग अलग रहेगा तो उसे कहते हैं असमजात। खैर, यह प्रश्न था चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार अंग के उदाहरण कहेगा? समरूप। फिर आगे है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और वहीं से पाया कि मेन पौधों में जैसा गुण होता है उसी तरह से उसके अगला पीढ़ी वाला पौधा में जाता है। और अर्थात मनुष्य यदि ऊंचे कद के हैं तो उसके जो संतान भी होंगे लगभग वह ऊंचे कद के ही होंगे। तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर CFC है। CFC एक प्रकार का गैस है और इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस ही अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। वही ओजोन परत जिसे जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकते हैं। कहेगा सर क्या क्या बोले? सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है। सूर्य से कौन सा किरण निकलता है? पराबैंगनी किरण। और पृथ्वी पर यदि आ करके किसी मनुष्य के ऊपर पड़ गया उसे त्वचा कैंसर हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक परत होते हैं जिसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत में ओजोन गैस पाए जाते हैं। पराबैंगनी किरण जो आता है उसे ओजोन परत नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, अवशोषित कर लेता है। और कभी कभी CFC जा करके इसको तोड़ देते हैं तो फिर कभी कभी पराबैंगनी किरण नीचे आ जाते हैं पृथ्वी पर और मनुष्य में त्वचा कैंसर हो जाते हैं। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। बोले किसको करती है? पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरण किससे निकलते हैं? सूर्य से। हम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं कि हानिकारक? हानिकारक होते हैं। फिर आगे है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको? चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की रक्षा से है। पता है ना, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में 1970 के दशक में हुआ था। प्रॉपर एक्यूरेट ईस्वी बोले तो 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा और क्षेत्रीय नेता थे चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। तो खैर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा करना। हालांकि प्रश्न था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको? वृक्षों को। फिर इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनता है? वन आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला समझते हैं ना, जैसे घास भूसा को खाया कोई कीट पतंग को खा लिया मुर्गा को खा लेता है मनुष्य। इस तरह से जो चलता है श्रृंखला इसे कहते हैं आहार श्रृंखला। अब सोचिए, क्या बाघ को घास खाता है? कहेगा नहीं। अच्छा, घास को हिरन? यस। हिरन को बाघ? ये भी यस। तो यही वाला आंसर हुआ। जबकि हिरन को बाघ तो खाता है लेकिन बाघ को घास खाता नहीं है। घास को बाघ खाता ही नहीं है क्योंकि बाघ मांसाहारी है। फिर आगे प्रश्न है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? कौन अवशोषित करता है? पता है ना, ओजोन परत। ओजोन परत अवशोषित करता है, पृथ्वी को बचाता है, पृथ्वी वासियों को बचाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। यदि कोई पूछे ना आपसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? कहिएगा ओजोन परत को। फिर आगे प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? पराबैंगनी किरण के कारण से मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। फिर आगे है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। यूरो 2 पता नहीं क्या है? कई देशों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है
जो कि वायु प्रदूषण को कम करने का मतलब विभिन्न कार्य कर रहे हैं। तो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 यह एक तरह से चरण है जो कि संबंधित है वायु प्रदूषण से। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। देखिए भूमिगत जल का उदाहरण यदि पूछे तो आप यह सोचिए कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे जल निकलता है नीचे से, भूमि से। आप कभी नलकूप देखे हैं, चापाकल, वह भूमि से जल निकालता है, वह भी एक उदाहरण हुआ। स्टेट बोरिंग सब वह भी जल निकालता है नीचे से, भूमिगत जल का उदाहरण हुआ। क्या नदी जल से जल निकाल, नदी नीचे से जल निकालता है, भूमि से नहीं, वह तो कहीं से बह करके आता है। तालाब में भी नीचे से जल नहीं निकलता, वो जो वर्षा वर्षा के जमा हुआ रहता है वही जल रहता है। समुद्र में भी नदियों से बह करके ही जल जाते हैं। फिर है क्या, कुआं। आप देखेंगे कुआं जितना पानी निकालते रहिए वो जल्दी सूखता नहीं, अर्थात भूमि से पानी निकलता है। फिर आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी जंतु उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्राणी में दोनों लिंग होते हैं। बकरी में क्या लगता है कि स्त्री पुरुष जो दोनों होते हैं, नहीं, बकरी बकरा अलग अलग होता है, शेर शेरनी अलग होता है। मछली में भी 2 कैटेगरी लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वह अलग अलग होते हैं। लेकिन केचुआ जिसे घरेलू भाषा में चेरा कहते हैं और इसी को कहते हैं किसानों का परम मित्र, इसमें दोनों लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। तो उभयलिंगी का उदाहरण क्या है, केचुआ। फिर आगे, गंगा कार्यक्रम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। गंगा कार्यक्रम योजना 1985 ईस्वी में हुआ था, ताकि गंगा नदी की साफ सफाई पर ध्यान रखा जा सके और साफ सफाई किया जा सके। फिर आगे प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन के अनुकूल 1970 होगा, चूंकि एक्यूरेट तो हुआ तो 1973 में, लेकिन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। फिर आगे है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित हुआ। यह हुआ है नर्मदा नदी पर। आपको पता होगा नर्मदा चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन यदि पढ़े होंगे तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के तहत कई बड़े छोटे मंझोले बांध बनाने का निर्णय ले लिया, जिससे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कई बस्ती डूबने का आशंका आगे और डूबने भी लगे। तो वहां पर एक क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, खास करके महिलाओं के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसलिए आप याद रखिएगा, नर्मदा सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कहिएगा नर्मदा नदी पर। फिर है, पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो भोजन का अंत ग्रहण होता है कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा। देखिए ये मान लीजिए कि पैरामीशियम है और इसके चारों तरफ सिलिया होता है, लेकिन यहाँ पर खुला होता है, चूंकि यही मुख कहलाते, इसी के द्वारा भोजन ग्रहण आता है। तो कोशिका के मुख को कोशिका मुख कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पेरोटिड। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कहाँ, मनुष्य के मुख गुहा में। आपके मुंह में अभी लार होगा, उसी को बाहर फेंक दिए तो थूक, अंदर घोटे तो लार ही कहलाता है। फिर आगे, गर्हनी भाग है। गर्हनी जो है ना, छोटी आंत का भाग है। किस आंत का, छोटी आंत का। आप पढ़े होंगे छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो उसी तरह से आप याद रखिएगा, गर्हनी भाग है किसका, छोटी आंत का। 3 भाग में से 1 भाग है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।